Hello students, welcome to this class of KVPY। और जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे फ्लूइड हो गया और वेव हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले इन पे सारा मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा, और फिर अगर लास्ट में अगर अपने पास टाइम बचा तो फिर मैकेनिक्स के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया भी था पहले भी तुम्हें कि जो मैकेनिक्स के अलावा जो बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर बहुत ही कम सवाल आए हैं, कम सवाल इन द सेंस, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उन पे। तुम अभी क्वेश्चंस को देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस जो सेंटेंस वाइज है देखने में तुमको काफ़ी बड़ा लगेगा, बट जब तुम उसको रीड करोगे, उसका लैंग्वेज समझोगे, तो वो लैंग्वेज जो होगा काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मोस्टली 10th लेवल पे ही तुमसे पूछा जाएगा। और एक पार्ट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मतलब सब्जेक्टिव बेसिकली बोला जाए तो डिफ़िकल्ट लेवल पे भी एक पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है वो, लेकिन उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो उन टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमसे हो पा रहा है उतना तुम करना केवीपीआई की क्लास में, केवीपीआई के एग्ज़ाम में, और ट्राई करना बस कट ऑफ क्लियर करने का। ठीक है, क्योंकि 100% स्कोर करना कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएगा, बट कट ऑफ क्लियर करना ये ज़रूर तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी मतलब ये केवीपीआई में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A healthy adult of height 1.7 meter has an average blood pressure has an average blood pressure of 100 mm of Hg। ठीक है, तो एक एडल्ट का जो बीपी है वो 100 mm of Hg के बराबर है। The heart is typically at a height of 1.3 meter from the foot। Take the density of blood to be 10⁻³ kg per meter cube। ये ब्लड की डेंसिटी है। ठीक है, सो तुम्हें पता ही होगा कि जो अब हम लोग की बॉडी में जो बीपी जनरेट होता है वो ब्लड की वजह से ही जनरेट होता है। ब्लड नर्व्स में फ्लो होता है, और नर्व में फ्लो होने की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है थोड़ा बहुत, उसी की वजह से बीपी डेवलप होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सवाल। एंड नोट दैट 100 mm ऑफ Hg इज इक्विवेलेंट टू 13.3 किलो पास्कल्स। तो यहाँ पे तुम्हें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ये कन्वर्जन ऑलरेडी दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ बीपी इन द फुट रीजन टू दैट इन द हेड रीजन इज क्लोज टू। ठीक है, सो सवाल में ये बोला गया है कि एक यहाँ पे आदमी है। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे आदमी है, इसका जो हार्ट है यहाँ पे कहीं पे है ये कितना है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर हाइट पे इसका हार्ट है। ठीक है, और जो इसका टोटल हाइट है वो टोटल हाइट है 1.7 मीटर का। सो ये जो टोटल हाइट है 1.7 मीटर का है। ठीक है, सो ये बोला जा रहा है कि इसकी बीपी जो है 13.3 किलो पास्कल्स है। तो बीपी जो है वो ब्लड फ्लो की वजह से है, और वो ब्लड फ्लो हार्ट करवा रहा है। हार्ट जो ब्लड भेजता है पूरे बॉडी में, उसी की वजह से बीपी जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है ये दे रखा है तुम्हें 13.3 किलो पास्कल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ हार्ट ये है 13.3 किलो पास्कल। ठीक है, सो अब इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बीपी इन द फुट रीजन टू दैट इन द हेड रीजन।
तो अपने को फुट का निकालना है और हेड का निकालना है। सो फ्लूइड में तुम्हें एक बात पता होगा कि अगर हम फ्लूइड में हाइट h नीचे जाते हैं, ठीक है, तो जो टॉप पॉइंट से नीचे हाइट h जा रहे हैं उसमें जो प्रेशर तुमको मिलेगा, प्रेशर का डिफरेंस मिलेगा, वो रो जी एच के बराबर होगा। आई होप ये चीज तुम्हें सबको पता होगा। तो वैसे ही सोच के देखो कि इस पॉइंट का प्रेशर मेरे को पता है 13.3 किलो पास्कल है। अगर मैं यहां से नीचे जाता हूं, फुट पे पहुंच जाऊंगा, तो फुट पे पहुंच जाऊंगा तो प्रेशर जो होगा वो रो जी एच और एडअप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ फुट जो है वो हो जाएगा 13.3 किलो पास्कल प्लस रो जी एच मतलब 1.3। और अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा हेड पे, अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो ऊपर जाने से प्रेशर जो होगा वो कम होगा। प्रेशर कम होगा मतलब प्रेशर ऑफ हेड जो होगा वो हो जाएगा 13.3 किलो पास्कल माइनस रो जी एच, जहां पे एच की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0.4। बस यहां पे वैल्यूज पुट करनी है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, रेशियो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, किसी भी फ्लूइड में ऊपर से अगर हाइट h नीचे जाते हो रो जी एच प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाओगे हाइट h तो रो जी एच प्रेशर घटेगा। सो वही कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो रो देखो दे रखा है यहां पे ब्लड का 10⁻3, जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, 10 मान सकते हैं, 10 मान सकते हो यहां पे, और h दे ही रखा है। इस किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सारा का सारा जो है ओवरऑल सेम एसआई यूनिट में आ जाए। पास्कल जो है वो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, मतलब उसका जो पास्कल का जो रिलेशन है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसको मैं लिख सकता हूं 13.3 इंटू 10⁻³ प्लस रो की वैल्यू है 10⁻³ इंटू 10 इंटू 1.3, और वैसे ही इसके लिए मैं लिख सकता हूं 13.3 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ इंटू 10 इंटू 0.4। सो इसकी जो वैल्यू है यहां से 10⁻³ कॉमन ले लो, और यहां पे देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा 13.3 प्लस 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 26.3, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 3 10⁻³ 13.3 माइनस 4, 13.3 माइनस 4 मतलब ये हो जाएगा 9.3। सो इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, रेशियो देख सकते हो 3 के आसपास आ रहा है। सो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो रोजीएच के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, तो रोजीएच किसी भी फ्लूइड में वर्क करता है। अच्छा, एक चीज और, फ्लूइड जो है सिर्फ लिक्विड को नहीं बोला जाता है, फ्लूइड गैसियस भी होता है, मतलब गैस प्लस लिक्विड इन दोनों को मिला करके फ्लूइड का डेफिनेशन दिया जाता है। ठीक है, तो गैस में भी अगर मान लो तुम एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे आ रहे हो हाइट एच पे, तो वहां पे जो तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा वो रोजीएच के बराबर बढ़ेगा, और अगर तुम हाइट एच ऊपर जाते हो तो प्रेशर वहां पे घटेगा। सो ये तुम्हें पता ही होगा कि जैसे जैसे तुम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो, ऊपर की जो प्रेशर है, ऊपर का जो प्रेशर है वो कम होते जाता है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हो यहाँ पे प्रेशर बढ़ते जाता है। सो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हेड पे एयर का एक प्रेशर है, और उस प्रेशर का वैल्यू है 1 atm के बराबर। ये बात भी तुम्हें पता ही होगा कि वो जो प्रेशर तुम पे एयर का जो लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और 1 atm की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। 1 atm की वैल्यू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। सो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको आई होप तुमको ये सब पता ही होगा। इस पे भी सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो दूसरा सवाल, ये भी रोजीएच के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। सवाल पढ़ते हैं पहले। अ स्फेरिकल मार्बल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्टक इन अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस स्लाइटली स्मॉलर देन इट्स ऑन रेडियस।
ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो डायग्राम, ये जो है तुम्हारा स्फेरिकल मार्बल है, ये स्फेरिकल मार्बल यहां पे ऐसे फंसाया गया है और बोला ये जा रहा है कि इसका रेडियस और इस होल का रेडियस लगभग बराबर ही है, मतलब कैलकुलेशन के लिए हम दोनों को बराबर ले सकते हैं. सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस बोथ कैन बी टेकन सेम. एट द बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर. सो ये जो हाइट है, ये हाइट है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये हाइट जो है ये तुम्हारा 40 सेंटीमीटर की हाइट है. फिल्ड विथ वाटर अप टू 10 सेंटीमीटर. अच्छा, तो फ्लूइड जो है वो 10 सेंटीमीटर ही है, हाइट इसकी बकेट की भले ही 40 सेंटीमीटर. अपने को फ्लूइड की हाइट से मतलब है वो 10 सेंटीमीटर है. if the mass of the marble is 20 gram, then net force on the marble due to water is. So अपने को यहां पे force due to force on marble due to water कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो इसका एफबीडी अगर हम देखें, इस मार्बल का एफबीडी, तो इस मार्बल के एफबीडी में एक तो यहां पे mg लग रहा होगा, ठीक है, और एक फ्लूइड का भी यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा. बताओ ये फ्लूइड किधर फोर्स लगाएगा, नीचे के डायरेक्शन में कि ऊपर के डायरेक्शन में? किधर के डायरेक्शन में लगे, कहां पे? फ्लूइड अपवर्ड लगाएगा. ये भी नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा. फ्लूइड यहां पे नीचे के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा. जो बायोंसी फोर्स होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है. ये बायोंसी का कंडीशन नहीं है. ठीक है, बायोंसी में क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन यहां पे बायोंसी का कंडीशन नहीं है, ये अभी भी फोर्स नीचे ही लग रहा है. सो हमें इसी फोर्स की वैल्यू ढूंढनी है कि ये कितनी लग रही है. सो यहां पे हम देख सकते हैं कि हम इस पॉइंट से अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो प्रेशर जो है ρgh बढ़ता है. तो ρgh इंटू इस मार्बल का एरिया, मार्बल का एरिया, तो मार्बल का ये जो एरिया होगा, यहां पे हम फ्लूइड का अगर हम फोर्स का डायरेक्शन समझे, तो डायरेक्शन देखो कैसे होगा. जो इधर लेफ्ट साइड वाला फ्लूइड है, यहां पे इधर फोर्स लगा रहा है, इधर वाला फ्लूइड यहां पे फोर्स लगा रहा है, इधर वाला यहां पे, इधर वाला यहां पे. तो नॉर्मली स्फीयर का नॉर्मली फोर्स लग रहा है यहां पे. सो इन सभी फोर्सेज का अगर अपने को समेशन निकालना है, तो बेसिकली यहां पे ये जो सरफेस आ रहा है, इस सरफेस का प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट. जब सारे वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में है बट सिमेट्रिकल है, तो हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं सरफेस एरिया का. तो इस हेमीस्फेयर का अगर तुम यहां पे प्रोजेक्शन निकालोगे, तो वो एक सर्कल मिलेगा, सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस इस स्फीयर का ही रेडियस के बराबर होगा. इमेजिन करके देखो, यहां पे ये ऐसे हेमीस्फेयर है, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो जब इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये वाला सर्कल तुमको मिलेगा. वही वाला सर्कल यहां पे तुमको कंसिडर करना पड़ेगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर. सारे वैल्यूज दे रखे हैं, सारे वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा. सो यहां पे रो की वैल्यू हम डाल सकते हैं, वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया 1000. जी की वैल्यू 10, एच जो है 10 सेंटीमीटर है, तो एसआई यूनिट में हो जाएगा 10/100. पाई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3.14 इंटू आर. रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/100 का स्क्वायर. ठीक है, सो ये देख लो ये वैल्यूज कितनी आ रही है, ये कटा और 1000, एक ये दोनों कट गया. सो यहां से तुमको मिलेगा 1 0 और यहां से कट जाएगा. सो यहां से तुमको मिलेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 10, 0.3 के आसपास, 0.3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहां पे अप्रोक्सीमेशन लिया जाए तो 0.4 अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं. 0.3 ये है तुम्हारा. यहां पे 1 0 आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है,
ये वाला आंसर तुम्हारा होना चाहिए, ये होगा 0.4 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो इस तरीके से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लोज टू ऐसे भी पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम ये टिक कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट यहां पे भी वही था, रोजीएच वाला ही, ये इसी के ऊपर बेस्ड था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो ये सवाल देखो। सो असल ये सारे मतलब आए हैं, ठीक है, अलग अलग ईयर में ये सारे सवाल आए, ये भी प्रीवियस ईयर का एक सवाल है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेसेस base radius r and height h has a narrow neck of height h. so यहां पे देख सकते हो ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका रेडियस r है और हाइट जो है वो है h है, एंड रेडियस r एट वन एंड, सी द फिगर, और एक एंड में रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, द वेसल इज फिल्ड विथ वाटर, डेंसिटी रो w, एंड इट्स नेक इज फिल्ड विथ इमिसिबल ऑयल ऑफ डेंसिटी रो नॉट। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट में है, इस वाले में पार्ट में ऑयल फिल किया हुआ है और इस वाले पार्ट में वाटर फिल किया हुआ है। देन द प्रेशर एट, सो अपने को प्रेशर निकालना है m और n पे, देख सकते हो 2 पॉइंट से, एक m इधर है और एक n इधर है, तो इन 2 पॉइंट्स पे अपने को प्रेशर निकालना है। ठीक है, सो इस पॉइंट से जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, स्मॉल हाइट एच जब मैं नीचे कवर करूंगा, तो यहां से यहां जो प्रेशर बढ़ेगा, क्या अब उसको मैं लिख सकता हूं रो नॉट जी एच, रो नॉट जी एच, यहां से यहां का। और जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो यहां का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, इतना प्रेशर जो एड अप होगा वो होगा रो डब्ल्यू जी इंटू कैपिटल एच। ठीक है, सो यहां से यहां अगर मैं पहुंच रहा हूं तो इन दोनों प्रेशर को एड अप कर दो सिंपली, और n और m ये दोनों एक ही लाइन पर है, एक ही मतलब जो तुम्हारा लेवल है m और n का, वो दोनों सेम ही लेवल पे है। तो m और n का प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा और इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली रो जी एच के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक पास्कल का थ्योरी भी तुम्हें पता होगा। पास्कल की थ्योरी क्या होती है? पास्कल की थ्योरी ये होती है कि अगर किसी फ्लूइड में एक पॉइंट पे अगर मान लो प्रेशर तुम बढ़ाते हो, तो वो जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो सारे पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जो सेम लेवल वाले पॉइंट्स होते हैं वो प्रेशर सेम होता है वहां पे, और जैसे ही तुम हाइट से नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो तो वहां पे प्लस रोजीएच या माइनस रोजीएच तुमको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक 9th या 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पास्कल लॉ, उसी से रिलेटेड मतलब ये थ्योरी हम लोग दे सकते हैं। सो एनीवे करेक्ट आंसर इसका ये होगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चल सकते हैं। यहां पे इन रेडियस का कोई मतलब नहीं है, ये जो रेडियस है इन रेडियस का कोई भी मतलब नहीं है। अगर फोर्स के बारे में पूछा जाता तब प्रेशर इनटू एरिया करके हम फोर्स पता कर सकते थे। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां वाला जो बेस है, इस बेस पे कितना फ्लूइड जो है फोर्स लगा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? नीचे का प्रेशर तो हमने बता दिया कि नीचे का जो प्रेशर है वो ये है। सो अगर मैं तुमसे यहां पे एडअप करके पूछूं कि यहां का फोर्स कितना है, सो व्हाट विल बी द आंसर? बताओ, नीचे फोर्स कितना होगा? प्रेशर है, प्रेशर निकाल चुके हो, जिस एरिया पे फोर्स निकाल रहे हो उसका एरिया मल्टीप्लाई कर दो। नीचे का एरिया कितना है?
ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो नीचे का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स लगेगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, जब यहां पे फोर्स लगा रहे हो तो इस रेडियस का कोई काम नहीं है, तुम यहां पे फोर्स निकाल रहे हो इस सरफेस पे। सो प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, प्रेशर इनटू लेंथ ये फोर्स नहीं होता, प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स। सो इसका जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो इस सवाल पे आते हैं, ये तुम्हारा बायोन्सी फोर्स के ऊपर सवाल है। ठीक है, अब बायोन्सी फोर्स और ये जो रोजीएच हम लोग लिख रहे थे, इसमें मतलब बेसिकली वो जो रोजीएच वाला सवाल अभी देखा था उसमें क्या डिफरेंस है हम वो भी समझेंगे इस सवाल में। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ द साइज ऑफ ए वॉलीबॉल कोर्ट, तो एक वॉलीबॉल के कोर्ट इतना बड़ा एक आइस का ब्लॉक है। ठीक है, एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 8 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो उसका जो थिकनेस है वो 8 मीटर का है, 8 मीटर का है और वो पानी पे फ्लोट कर रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर इट्स एज विशेस टू फेच अ बकेट फुल वाटर यूजिंग अ रोप, देन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड फॉर दिस इज अबाउट। ठीक है, तो सवाल क्या है, जैसे मान लो यहां पे पानी है और यहां पे आइस है। ठीक है, तो ये जो आइस है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको, यहां पे आइस है, ये जो आइस का थिकनेस है ये थिकनेस है 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर का तुम्हारा ये थिकनेस है और ये इसमें फ्लोट कर रहा है। एक आदमी यहां पे खड़ा है एज पे, इस आदमी को पानी में से बकेट फिल करके पानी खींचना है इससे। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए उसके रोप का जिससे कि वो पानी ऊपर खींच सके। ठीक है, सो पहले हम बायोन्सी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। तो बायोन्सी का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है जो कि तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वही बायोन्सी को एक्सप्लेन करते हैं। सो मान लो यहां पे अगर एक बीकर है और एक यहां पे ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का अगर मान लो डेंसिटी इसके डेंसिटी से कम है, पहला केस अगर मैं मान ले रहा हूं कम है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये जो ब्लॉक है इसमें फ्लोट करेगा, ये जो ब्लॉक है इसमें फ्लोट करेगा और इसका जो mg है एफबीडी वाइज ये बैलेंस करेगा इस पे लगने वाला फ्लूइड का फोर्स। सो यहां पे इसका mg लग रहा है तो फ्लूइड का जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो फोर्स है फ्लूइड का इसी को हम लोग बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। सो बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू यहां पे डालोगे तो वो रो vg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये है रो ऑफ ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू जी। ठीक है, इस बायोन्सी फोर्स का एक और फॉर्मूला हम लोग दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। जैसे देख सकते हो कि ब्लॉक का कुछ हिस्सा जो है इसमें डूबा हुआ होगा और बाकी का कुछ हिस्सा जो है ऊपर होगा, तो ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो बायोन्सी फोर्स है ये है रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब जितना डूबा हुआ है, इंटू जी। ये है तुम्हारा बायोन्सी का कॉन्सेप्ट। अब बायोन्सी फोर्स यहां पे लग क्यों पा रहा है, बायोन्सी फोर्स इस वजह से लग पा रहा है क्योंकि ये जो ब्लॉक है ब्लॉक के नीचे पानी है, ब्लॉक के नीचे पानी है और ब्लॉक जो है उस पानी को प्रेस कर रहा है। तो ब्लॉक जब पानी को प्रेस करेगा तो ब्लॉक उसको रिपेल करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो एक्चुअली में इस रिएक्शन की वजह से बायोन्सी फोर्स यहां पे लग पा रहा है। अब जो पिछला वाला सवाल हमने लिया था उस सवाल पे आते हैं, जो मार्बल लिया था हमने, मार्बल वाला एग्जांपल लेते हैं। मार्बल वाले केस में क्या मार्बल के नीचे पानी था, मार्बल के नीचे पानी था, मार्बल के नीचे पानी नहीं था वहां पे, तो पानी नहीं था तो इस वजह से फोर्स सिर्फ
ऊपर से लग रहा था उस पर, रो जी एच इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अगर वही मार्बल पानी के अंदर होता पूरा पूरा, उसके नीचे भी पानी होता, तब हम बायोन्सी की बात कर सकते थे और कुछ ना कुछ बायोन्सी वहां पे निकल के आ जाता। सो बायोन्सी फोर्स ये है तुम्हारा। इसके बाद दूसरा जो केस है, अगर मान लो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अगर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो है डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो इस फॉर्मूले से तुम देख सकते हो यहां पे, देखो ये दोनों अभी भी बायोन्सी फोर्स तो लगेगा, बायोन्सी फोर्स अभी भी लगेगा, तो इसका मतलब ये है रो बी और रो एल कट गया, जी और जी कट गया, मतलब वॉल्यूम सबमर्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। सो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पूरा इसमें डूब चुका है। ये ब्लॉक सरफेस पे, मतलब ये जो बीकर का सरफेस है, ना तो यहां पे आया है और ना तो ऊपर की तरफ है, बीच में कहीं पे है, वो पूरा पूरा डूब करके बीच में कहीं पे है वो। सो ये कंडीशन होगा जब दोनों का डेंसिटी बराबर होगा। इस केस में भी बायोन्सी लगेगा, यहां के mg को बायोन्सी फोर्स ही बैलेंस करेगा। इसके अलावा एक लास्ट केस बचता है जिसमें ब्लॉक का अगर डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। सो तीसरे केस में ये ब्लॉक जो है पूरा यहां नीचे आकर के जम चुका होगा, मतलब एकदम बॉटम में जा चुका होगा। जब बॉटम में जा चुका होगा तो बायोन्सी का कॉन्सेप्ट खत्म। ब्लॉक के नीचे पानी नहीं है, ब्लॉक के नीचे पानी नहीं है, इस वजह से यहां पे कोई बायोन्सी फोर्स की बात नहीं करेंगे हम। यहां पे हम फ्लूइड फोर्स की बस बात कर सकते हैं, और वो जो फ्लूइड फोर्स होगा वो होगा रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है, और उसका डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में होगा। यहां पे नीचे के डायरेक्शन में होगा, एक mg होगा, और जो यहां पे सरफेस इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, ये तुम्हारा तीसरा फोर्स बनेगा। तो एक बार ब्लॉक इसमें डूब गया, फिर बायोन्सी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें। सिंपली तुम फोर्स निकालोगे mg का, फ्लूइड का और नॉर्मल का, उनको बैलेंस करोगे, उसको बैलेंस करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है पॉइंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोन्सी का। अब इस सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल में ये दिया हुआ है कि ये जो 8 मीटर है, 8 मीटर का थिकनेस का है, ये इसमें मतलब पानी में इसमें मतलब फ्लोट कर रहा है। तो पानी में अगर ये फ्लोट कर रहा है तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ हिस्सा तो पानी के अंदर डूब चुका होगा अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पे बायोन्सी फोर्स लग रहा है। सो बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू mg इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी हो जाएगा। सो m की जो वैल्यू होगी वो जाएगी रो ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी। सो जी से जी कटा। सो रो ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है? डेंसिटी ऑफ आइस आई थिंक वाटर की डेंसिटी का आधा होता है, सॉलिड फॉर्म में है। एग्जैक्टली वैल्यूज, रुको 1 मिनट देखते हैं, जस्ट 1 मिनट दो मुझको। पॉइंट 91 मतलब 918 केजी मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है, 918 है ये, तो 918 इसको रख दे रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ आइस, जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो कुछ एरिया इंटू 8 मीटर, थिकनेस इसका 8 मीटर का है और इसका एरिया जो है ए मान लेते हैं। सो एरिया इंटू 8 मीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। रो ऑफ लिक्विड, सो लिक्विड का रो है 1000 इंटू वॉल्यूम सबमर्ज, वॉल्यूम सबमर्ज हो जाएगा एरिया इंटू कुछ h, ये है तुम्हारा हाइट h। सो इसका मतलब ये हुआ a से a कटा, h की वैल्यू हो गई 918 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये वैल्यू निकालते हैं कितना आ रहा है,
सो 8 इंटू 8 64, 6, 8 6 14, 1, 9 8 72, 73, 73/1000। इसका मतलब ये आ रहा है 7.34 मीटर के बराबर। ठीक है, तो अगर ये 8 मीटर का है, इसका मतलब ये है इसका 7.3 मीटर पानी में डूब चुका है। तो अब बताओ इसको कितना रस्सी चाहिए होगा, कितने लेंथ का रस्सी चाहिए होगा पानी खींचने के लिए। सो लेंथ रिक्वायर्ड जो होगा, क्या वो 8 माइनस 7.3 हो जाएगा? 8.73 मतलब 0.7 के आसपास, 0.7 के आसपास, मतलब ये तुम्हारा उसके अप्रॉक्स आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके आसपास और कोई भी दूसरा आंसर नहीं है, सो इस आंसर को हम लोग टिक कर सकते हैं और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये बायोन्सी के ऊपर था, इस तरीके से ये सॉल्व होता। कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल। अब ये वाला सवाल भी तुम्हारा बायोन्सी के ऊपर ही है। ठीक है, चलो सवाल पढ़ते हैं। अ वाइड बॉटम cylindrical massless plastic container of height 9 centimeter has 40 identical coins inside it। तो यहां पे ये प्लास्टिक का कंटेनर है, इसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर, इसके अंदर 40 कॉइन्स हैं, 40 कॉइन्स है, एंड इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर विथ 3 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर। तो इसमें जब ये 40 कॉइन इसमें है तो ये बोला जा रहा है कि 9 में से 3 सेंटीमीटर इसके पानी के अंदर है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इफ वी स्टार्ट पुटिंग मोर ऑफ सच कॉइन्स ऑन इट्स लिड, लिड के ऊपर इसके और भी कॉइन्स रखे जा रहे हैं। लिड मतलब यहां पे और भी कॉइन्स इस पे रखे जा रहे हैं। ठीक है, देन इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर n coins are put, its equilibrium changes from stable to unstable. Equilibrium in floating is stable if geometric center of submerged portion is above the center of the mass of the object. Then what is the value of n? ठीक है, तो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इसमें 40 कॉइन पहले से थे और 40 कॉइन के बाद इस पे n कॉइन्स और रखे गए ऊपर। तो जब n कॉइन्स रखे गए तो ये देखा गया कि इसका जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल से अनस्टेबल कन्वर्ट हो रहा है। और स्टेबिलिटी की कंडीशन यहां पे दी जा रही है कि स्टेबल कंडीशन तब माना जाता है जब जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, जो डूब चुका है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर इसके पूरे के सेंटर ऑफ मास से ऊपर है। ठीक है, जो इसका सबमर्ज्ड ये वाला है, सबमर्ज्ड पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो सबमर्ज्ड पोर्शन का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो पूरे के सेंटर ऑफ मास से ऊपर है। ठीक है, तो जैसे मान लो जब इसके पास 40 कॉइन था और ये 3 सेंटीमीटर डूबा हुआ था, तो इस समय क्या हो रहा होगा, इसका जो सबमर्ज्ड पोर्शन का ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो तो यहां पे है 3 सेंटीमीटर के बीचों बीच, मतलब 1.5 सेंटीमीटर पे ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब लेंथ का आधा। और जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, देखो यहां पे 40 कॉइन नीचे की तरफ है, 40 कॉइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसका इधर की तरफ होगा कहीं पे। सारे के सारे कॉइन्स नीचे हैं, प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक बहुत हल्का चीज होता है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ कहीं पे होगा। सो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी वाला कंडीशन है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, अब यहां पे n कॉइन्स और डाले जा रहे हैं, n कॉइन्स और डाले जा रहे हैं। पहले से 40 कॉइन्स यहां पे थे, यहां पे 40 कॉइन्स थे। तो सबमर्ज्ड पोर्शन जो है मान लो कुछ h हो गया होगा इस केस में, लेट से h हो गया है। तो क्या हो रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। इसका मतलब यह है क्रिटिकल पॉइंट पे जिस समय कन्वर्जन हो रहा होगा उस मोमेंट पे जो सबमर्ज्ड पोर्शन का सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर है
और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली एक लोकेशन पे होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे इमेजिन करो, जो सबमर्ज्ड पोर्शन का ज्योमेट्रिकल सेंटर है और पूरे सेंटर ऑफ मास का, पूरे मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे है। अब एक कॉइन और अगर तुमने डाला तो ये पॉइंट नीचे जाएगा और ये पॉइंट ऊपर जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ऊपर से मास बढ़ते जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। इसका मतलब यह है इसके अगले स्टेज में तुरंत अनस्टेबिलिटी तुमको देखने को मिलेगी। सो इस कंडीशन पे अपने को निकालना है कि ये n की वैल्यू आखिर कितनी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। सो देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे n कॉइन्स है और यहां पे 40 कॉइन्स है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये h/2 के बराबर कर देंगे सिंपली, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर h/2 पे है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है, ये मान लेते हैं ओरिजिन, तो ये जो होगा ये 9, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0,9 हो जाएगा y में, x 0 है y 9 है। सो m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, m1 r1 0 प्लस m2 r2 nm इंटू 9, एक कॉइन का मास मैं m मान रहा हूं। ठीक है, सो n कॉइन्स का मास nm, तो 0 प्लस nm इंटू 9 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 40m प्लस nm, ये हो गया तुम्हारा m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। इसको बराबर कर दो h/2 के, यहां से h/2 पे। अब h कैलकुलेट करने की जरूरत है, बस एक बार h कैलकुलेट हो गया n की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। ठीक है, अब कोई मेरे को सजेस्ट कर सकता है कि हम h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 3 सेंटीमीटर डूबा हुआ था पहले। सो h की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बताओ h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है। नहीं पता किसी को? सो सिंपल है, h की वैल्यू जो है वो बायनेंसी फोर्स से कैलकुलेट करेंगे। बायनेंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक बार इस पे इनिशियल कंडीशन पे और एक बार फाइनल कंडीशन पे। इन दोनों कंडीशन पे बायनेंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे h की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। सो इस कंडीशन में देखते हैं, प्लास्टिक को मैं मासलेस ही मान ले रहा हूं। ठीक है, प्लास्टिक को तुम मासलेस मान सकते हो, मासलेस वैसे दिया हुआ भी है। सो कॉइन्स का सिर्फ यहां पे मास है कुछ। ठीक है, सो इस इनिशियल कंडीशन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज दैट इज a इंटू 3 इंटू g इज इक्वल टू mg, mg मतलब 40m इंटू g। ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन का बायनेंसी फोर्स। फाइनल कंडीशन का बायनेंसी फोर्स रो एल इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ये हो गया बायनेंसी फोर्स, इज इक्वल टू mg, mg मतलब 40m प्लस कितना मास हो गया 40 प्लस nm, 40 प्लस nm, सो 40 प्लस nm इंटू जी। ये तुम्हारा दूसरा बायनेंसी फोर्स का इक्वेशन। ये इनिशियल वाला है, ये फाइनल वाला है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो h की वैल्यू जो है तुम्हें n के टर्म्स में मिल जाएगी, वो रख दोगे तुम इसमें। जरा डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है ये। सो देखो यहां पे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9mn डिवाइडेड बाई 40m प्लस nm इज इक्वल टू h। सो h क्या मिल रहा है यहां से, देखो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, रोयल ए जी ये कट गया, तो ये बचा h/3। सो h/3 और ये बचा 40/40 प्लस n। सो इसका मतलब ये हो जाएगा 120/40 प्लस n इंटू 2। सो m कट गया यहां से और ये नीचे पूरा कट गया यहां से।
सो यहां से तुम देख सकते हो कि n की जो वैल्यू है वो आ रही है 60/9। 60/9 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास है? 6 के आसपास। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये है तुम्हारा क्वेश्चन जिसमें सेंटर ऑफ मास प्लस बायोन्सी दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे थे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल सिंपल सा था। ठीक है, अ बॉक्स फिल्ड विथ वाटर हैज ए स्मॉल होल ऑन इट्स साइड नियर द बॉटम. It is dropped from the top of a tower. As it falls, a camera is attached on the side of the box. Records the shape of the water stream coming out of the hole. Then the resulting video will show. So एक यहाँ पे बीकर है और यहाँ पे एक होल कर रखा है और साथ में यहाँ पे कैमरा लगा रखा है इस टाइप से रिकॉर्ड करने के लिए। तो बोला यह जा रहा है कि अगर इसको फ्री फॉल में डाल दिया तो कैमरा जो पानी यहां से गिर रहा है उसका क्या स्ट्रीम को रिकॉर्ड करेगा, मतलब कैसा दिखेगा पानी का वो पाथ। तो जब ये दोनों फ्री फॉल में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां से कोई पानी नहीं गिरेगा। जब कोई पानी नहीं गिरेगा तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नो वाटर कमिंग आउट। पानी भी फ्री फॉल में है और बीकर भी फ्री फॉल में है, सो ये कोई स्ट्रीम यहां पे ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हें कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो क्वेश्चन ये है, द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मर्ज एट देवप्रयाग। ठीक है, तो ये दोनों रिवर जो है देवप्रयाग में मर्ज होते हैं टू फॉर्म द गंगा रिवर with their speed in the ratio 1:1:5. So एक नदी यहां से आ रहा है, एक नदी यहां से आ रहा है और ये दोनों मिल करके तीसरा नदी बन रहा है। ये तुम्हारा भागीरथी है, ये तुम्हारा अलकनंदा है और यहां पे गंगा, ये दोनों मिलके बन रहा है। तो तीनों के स्पीड का रेशियो तुमको दिया गया है। ये मान लो ये V1 से आ रहा है, ये V2 से आ रहा है और ये V3 से आ रहा है। The cross-sectional area of the Bhagirathi, Alaknanda and the Ganga are in the ratio of 1:2:3. So इन दोनों का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो 1:2:3 के बराबर है। Assuming streamline flow, then the ratio of speed of Ganga to that of Alaknanda is. So इन दोनों का रेशियो अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये जो यहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जा रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के दो थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरा थ्योरम है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन। कंटिन्यूटी और बर्नौली। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे इसमें अगर हम लगाएं, पहले सिंपल वाला कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं बता दूं, जैसे मान लो यहां पे एक क्रॉस सेक्शन है और यहां पे एक दूसरा क्रॉस सेक्शन है, पानी यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। सो अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, यहां का वेलोसिटी V1 और यहां का वेलोसिटी V2 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो वही कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर हम यहां पे लगाएं, पानी यहां से भी आ रहा है और पानी यहां से भी आ रहा है, ये दोनों मिलकर के यहां से आगे निकल रहा है। सो इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। ये है तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो इसके लिए। ठीक है, सो तीनों का एरिया का रेशियो और तीनों का वेलोसिटी का रेशियो ये तुम्हें दे रखा है। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 1:1:5 है। तो V1 को मैं K बोल रहा हूं, V2 को भी K बोल रहा हूं और V3 को मैं 5K बोल रहा हूं। A1 को मैं A बोल रहा हूं, A2 को मैं 2A बोल रहा हूं और A3 को मैं 3A बोल रहा हूं। रेशियो मेंटेन करने के लिए मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में। सो इस वजह से यहां पे हम वैल्यूज को अगर पुट करें तो A1 V1 इज इक्वल टू मतलब AK प्लस A2 V2 मतलब 2AK
इज इक्वल टू A3V3, मतलब 15 AK। एक मिनट, अपने को क्या निकालना है? अच्छा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गंगा। तो आई थिंक यहां पे ये लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यहां से ही डायरेक्टली तुमको आंसर मिल जाएगा। जो तुम्हारा अलकनंदा है, अलकनंदा जो है सेकंड वाला है ना, अलकनंदा है ये वाला, और गंगा है ये वाला। अच्छा, यहाँ पे तो रेशियो फिर सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आई थिंक कुछ गड़बड़ी हो रही है फिर, क्योंकि अगर मैं इन वैल्यूज को इसमें पुट करूं तो AK प्लस 2AK इज इक्वल टू 15 AK आ रहा है। दैट इज मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएगा। एक बार KVPY का वेबसाइट देखते हैं क्या इन्होंने दिया है। जस्ट एक मिनट रुको, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है मुझको। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि ये जो पार्ट है ये 1.5 है एक्चुअली में। ठीक है, ये एरर है क्वेश्चन में। ये भागीरथी और अलकनंदा का सिर्फ दोनों का वेलोसिटी का रेशियो 1:1.5 और एरिया जो है वो 1:2:3 है। सो एक्चुअली में V3 अपने को पता नहीं है, V3 अपने को निकालना है, और V2 जो है वो है तुम्हारा 1.5 के। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब आ जाएगा आंसर। सो इसको लिख सकते हैं AK, और A2V2 को लिख सकते हैं हम 3AK, और A3V3 को लिख सकते हैं V3 इंटू 3A। सो एरिया कट गया। सो इसका मतलब ये आ गया V3 आ गया 4K/3, ये आ गया 4K/3। सो अलकनंदा वाला जो है वो है ये V2। सो V2:V3 निकालोगे तो 8:9 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। सो यहां पे एक छोटा सा करेक्शन था, ये 1:1.5 था। ठीक है, सो ये पहला इक्वेशन है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये सवाल पहले कर लेते हैं, फिर मैं बर्नौली इक्वेशन के बारे में बता देता हूं फटाफट। सो मरकरी इज ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में देखा होगा तुमने, मरकरी का यूज होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज नॉट अ रीजन फॉर दिस। कौन सा रीजन करेक्ट नहीं है? द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज लार्ज, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे मरकरी जो है, मरकरी को तुम जैसे ही हीट मेजर करने के लिए लगाते हो वो तुरंत एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन उसका मतलब काफी अच्छा है। ठीक है, तो इमीडिएटली वो एक्सपैंड करता है, मतलब कोफिशिएंट उसका लार्ज होगा, ये सही है। इट इज साइनी, ये भी सही है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी सही है। एंड इट इज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसको रिलेट नहीं करता है? तो आई थिंक इसमें ये वाला ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। थर्मोमीटर जो है वो सिर्फ साइनी लिक्विड को देख करके नहीं मतलब बनाया जाता। इन चारों में से सबसे बेस्ट इनएप्रोप्रिएट आंसर ये है, इस वजह से इसको टिक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो ये सवाल हो गया। अच्छा, एक सवाल और है। ठीक है, सो ये सवाल भी देख लो क्या है ये भी पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन ग्यूरिकेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन ग्यूरिकेज एक्सपेरिमेंट टू शो द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर
two copper hemisphere were tightly fitted to each other to form a hollow sphere, and the air from the sphere was pumped out to create vacuum. So एक यहां पे हेमिस्फीयर है और एक यहां पे हेमिस्फीयर है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है और अंदर वैक्यूम है, अंदर कुछ भी नहीं है. If the radius of each hemisphere is r and the atmospheric pressure is p, then the minimum force required, बाहर का प्रेशर p है और इन दोनों का रेडियस r है, then the minimum force required when the two hemispheres were pulled apart by the same force to separate the hemisphere is. तो अगर बाहर का प्रेशर p है और ये दोनों को ऐसे मिलाया गया है तो दोनों को खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को. तो इसके एफबीडी में देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये. मान लो यहां से प्रेशर P की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, यहां इस तरीके से नॉर्मल के डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, बाहर जो एयर है वो इस पे इस तरीके से फोर्स लगाएगा, और जो हम खींचने के लिए फोर्स लगाएंगे वो हम फोर्स यहां पे लगाएंगे F. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि F की जो वैल्यू है वो P इंटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा. प्रोजेक्टेड एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर. सो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा. इतना फोर्स लगाओगे तो ये दोनों को हटा सकते हो. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, बाकी कुछ था नहीं इसमें. ठीक है, मैं एक बर्नौली थ्योरम यहां पे बता देता हूं बस आगे बढ़ने से पहले. सो बर्नौली थ्योरम क्या होता है? बर्नौली थ्योरम स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन था. तो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि जैसे मान लो ये एक डायनेमिक कंडीशन है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यहां पे पानी भरा हुआ है. अगर मान लो यहां का होल खोल दोगे तो यहां का पानी जो है इसमें से गिरने लगेगा. पानी गिरने लगेगा मतलब लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में आ जाएगा. सो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है. सो इक्वेशन ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे, ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो के किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर लिखें तो वो प्रेशर लिखा जा सकता है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. ये सभी पॉइंट का जो सम होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा. मतलब जैसे मान लो अगर मैं ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर करूं तो अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखूं या इस पॉइंट पे प्रेशर लिखूं या इस पॉइंट पे प्रेशर लिखूं तो इन तीनों पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो इन तीनों का सम होगा और वो सभी पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट होगा. मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो यहां पे है इन तीनों का सम, वही सेम चीज यहां पे भी है, वही सेम चीज यहां पे भी है और वही सेम चीज आगे भी है. सो जो P है, अब यहां पे एक चीज बस ये समझ लेना है कि जो P है ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो प्रेशर है. जैसे अगर ये वाला पॉइंट देखें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. सो यहां पे हम लोग इसको P लिखेंगे. अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है, यहां पे हम P का कोई भी जिक्र नहीं करेंगे. रो जी एच, यहां पे जो H है ये हाइट लिया जाता है किसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में. जैसे मान लो मैं यहां पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये, तो इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है हाइट H पे है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे रो जी एच. ये वाला पॉइंट जो है थोड़े कम हाइट पे है, रो जी एच डैश, रो जी एच डैश आ जाएगा बीच वाले के लिए. और ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल इसके पास है, नेग्लिजिबल मान करके हम ये लिख सकते हैं कि ये इसके लिए H 0 है, तो इसके लिए H की वैल्यू 0 हो जाएगी. एक रेफरेंस लाइन हमेशा तुमको डिफाइन करना पड़ेगा. और लास्ट में ये जो तीसरा पार्ट है वेलोसिटी वाला पार्ट, ये है तुम्हारा फ्लूइड का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है स्ट्रीम लाइन में. ठीक है, तो ये वेलोसिटी वाला सेक्शन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला सेक्शन है और ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन से दिया हुआ हाइट है. ठीक है, सो ये है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन. स्ट्रीमलाइन फ्लो में इन तीनों का सम सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगा. ठीक है, सो बर्नौली इक्वेशन, और अगर मान लो मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अगर मैं दोनों को मिलाता हूं
तो इस क्वेश्चन के लिए या इस पार्ट के लिए मैं यहां का वेलोसिटी लिख सकता हूं। ये फ्लूइड में जब तुम पढ़ोगे तो इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जिसकी वैल्यू निकल के आएगी, इस पॉइंट की जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जहां पे h इस पानी के हाइट का है, मतलब पानी का जो भी हाइट है वो है h, स्मॉल a इस छोटे वाले पोर्शन का एरिया है और कैपिटल A इस कंटेनर का एरिया है। सो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये दिया जा सकता है √2gh बाई 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर a की वैल्यू कैपिटल A से बहुत ही छोटी है तो इसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है √2gh के बराबर। ठीक है, तो इस पे सवाल अभी तक एक भी नहीं पूछा गया है, अगर पूछा जाएगा तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तुम याद रख सकते हो। इसका इक्वेशन का नाम है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। सो ये तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। ये अगला क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन जो है ये विस्कोसिटी का है। विस्कोसिटी का सिंपल सा मतलब ये है फ्लूइड विथ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स के अभी तक जितने भी सवाल हमने किए थे वो विदाउट फ्रिक्शन था, आइडियल कंडीशन में था सब कुछ। अब यहां पे ये जो स्टोक्स है, स्टोक्स लॉ या फिर विस्कोसिटी, ये आता है विस्कस लिक्विड के लिए। विस्कस लिक्विड मतलब लिक्विड विथ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूलेज तुम याद रख सकते हो। जैसे मान लो यहां पे पानी का लेयर है, ठीक है, पानी का कोई एक लेयर है, ठीक है, तो जो तुम्हारा विस्कस फोर्स यहां पे लगेगा F विस्कस, उसको हम लोग लिख सकते हैं ईटा A dV बाई dz। सो ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ए जो है वो है एरिया, जिस एरिया पे ये विस्कस फोर्स लग रहा है वो, और dV बाई dz, dV बाई dz का मतलब ये ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हाइट के रिस्पेक्ट में। dV बाई dz मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट हाइट के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये लिक्विड का हाइट h है और यहां पे एक बोट जो है, बोट यहां पे तैर रहा है, बोट यहां पे जा रहा है ऐसे, तो ये जो लिक्विड है ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे के डायरेक्शन में। कॉन्सेप्ट वही है फ्रिक्शन वाला, रिलेटिव मोशन यहां पे होने नहीं देना चाहता, तो जिधर रिलेटिव मोशन रोकना होगा उसी के डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। सो इस पे जो लगने वाला विस्कस फोर्स होगा ये हो जाएगा ईटा इंटू इसका एरिया, इस बोट का एरिया, इसको मान लो A0, तो ये हो जाएगा A0 इंटू dV बाई dz। अगर ये वेलोसिटी v से चल रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट लिक्विड का, बॉटम मोस्ट पॉइंट को हम लोग यूजुअली रेस्ट पे मानते हैं, तो जो dV की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v माइनस 0 और जो dz की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस 0। सो ये है तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ईटा A0 v बाई h, इतना फोर्स इस बोट पे लगेगा। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, अगर मान लो इसी विस्कस लिक्विड में अगर एक स्फेरिकल बॉल को नीचे फेंकोगे, अगर एक स्फेरिकल बॉल को नीचे फेंकोगे तो जो इस पे विस्कस फोर्स लगेगा वो लगेगा 6 पाई ईटा r इंटू वी। इसका एक फिक्स फॉर्मूला है ये 6 पाई ईटा r इंटू वी, वेयर ईटा इज द विस्कोसिटी, कोफिशिएंट विस्कोसिटी, r is the radius of sphere, v is the velocity of sphere। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल दिया हुआ है, उसी में तुमको ये डायमेंशंस ढूंढने हैं। ठीक है, देखो यहां पे फॉर्मूला दे रखा है 6 पाई ईटा av, a is the radius of तुम्हारा स्फीयर और v is the speed with which it is moving। सो सवाल में अभी ये बोला जा रहा है कि if the fluid is flowing through a cylindrical pipe of radius r, length L and pressure difference of P across its two ends, then the volume of water V
which flows through the pipe in time t can be written as v by t. So एक्चुअली में यहाँ पे फॉर्मूला का कुछ काम है नहीं, यहाँ पे डायमेंशंस मैच कराने हैं. ये वॉल्यूम है, ये t है, ये रेडियस है, प्रेशर, लेंथ, विस्कोसिटी कोफिशिएंट और रेडियस. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के डायमेंशन से तुमको मैच करना है. ये तुमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा किस टाइप से मैच किया जाता है. ठीक है, तो मैं इस पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तुम सवाल कर सकते हो. ठीक है, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलेस का कोई भी यहां पे यूज नहीं था, तुमको सिंपली डायमेंशन बस मैच करना था. ये सब जो कहानी लिखी हुई है, इस कहानी का कोई काम नहीं है. मोस्ट ऑफ द केवीपीवाई सवाल जो तुम देख रहे हो वो ऐसे ही रहते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, बट जो तुम्हारा आउटपुट होता है, मतलब जो तुम्हारा पूछा जाता है, जो डिमांड होता है क्वेश्चन का, वो बहुत ही कम लेवल का होता है, इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता है. ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरा पार्ट भी आता है, जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया है कि दूसरे पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है. तो वो वाला पार्ट अगर तुम कर पा रहे हो तो सही है. ठीक है, ठीक है, ये सवाल देखो, ये सवाल है तुम्हारा ईटा ए डीवी बाई डीजेड पे. ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है. अ ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू is moving on an inclined plane while lubricated by a thin flame of oil. तो यहां पे देखो ये ऑयल लगा रखा है, H थिकनेस का ऑयल यहां पे लगा रखा है, और इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है ये चल रहा है वेलोसिटी v से. द फिल्म कॉन्टेक्ट एरिया इज a एंड इट्स थिकनेस इज h. तो इसका एरिया a है और थिकनेस h है. तो assuming a linear velocity distribution in the film, derive an expression for the terminal velocity. तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है. टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एफ नेट इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी. सो इसका एफबीडी में देखो, यहां पे लग रहा है mg साइन थीटा, और यहां पे लग रहा होगा ईटा ए डीवी बाई डीजेड. सो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि w साइन थीटा इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डीजेड. ये वेलोसिटी v से चल रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट को हम रेस्ट पे मानेंगे. सो इसका मतलब ये हो जाएगा v माइनस 0 बाई h माइनस 0. सो इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी w साइन थीटा h अपॉन ईटा. ये तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. वही सेम क्वेश्चन जो बोट वाला हमने अभी भी डिस्कस किया था, उसी तरीके से सॉल्व होगा. ठीक है, ये हो गया विस्कोसिटी का पार्ट और फ्लूइड का पार्ट. ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड में एक और सेक्शन है जो कि है सरफेस टेंशन का. अभी तक सवाल पिछले 5 साल 6 साल में कभी भी नहीं पूछा गया सरफेस टेंशन पे, बट फिर भी मैं यहाँ पे बस उसका फॉर्मूला बस बता देता हूं क्योंकि सवाल तो इस पे आया नहीं है एक भी. तो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला तुम यहाँ पे याद रखना. सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक बबल है, ठीक है, बबल मतलब सोप का एक बबल बनता है. ठीक है, जो सोप सॉल्यूशंस होते हैं ना, सोप सॉल्यूशन को अगर तुम फूकोगे तो वहां पे 2 सरफेस बनता है. ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये बोला जाता है बबल. तो बबल के अंदर का प्रेशर अगर PI है और बाहर का प्रेशर P0 है, तो PI माइनस P0 40 बाई R के बराबर होता है, वेयर T इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ द बबल. ये T जो है ये होता है सरफेस टेंशन. और बबल की जगह पर अगर मैं ड्रॉपलेट ले रहा हूं, ड्रॉपलेट या फिर ड्रॉप ले रहा हूं, तो PI माइनस P0 2T बाई R के बराबर होता है. सो बबल का 2 सरफेस है, इस वजह से 40 बाई R, और ड्रॉपलेट का एक सरफेस होता है, इस वजह से उसके लिए 2T बाई R. ठीक है, सिंपली बस ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी जो सवाल आएगा वो देखा जाएगा इस पे. इस सरफेस टेंशन का एक एप्लीकेशन है कैपिलरी ट्यूब में. ठीक है, अगर तुम कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में अगर डुबोगे तो 2 कंडीशन वहां पे देखने को मिल सकता है तुमको. या तो लिक्विड उसमें ऊपर राइज करेगा, या तो लिक्विड उसमें डिप करेगा. यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर तुम पानी में ट्यूब को डालोगे तो पानी ऊपर आ जाता है, और मरकरी में अगर डालोगे तो मरकरी में वो नीचे चला जाता है. ठीक है, तो ये जो हाइट है, या ये जो हाइट है, कितना राइज हुआ या कितना डिप हुआ, इसका हम लोग एक फॉर्मूले से दे सकते हैं. वो फॉर्मूला है रो जी एच इज इक्वल टू 2T बाई R. रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, H जितना हाइट ये बढ़ रहा है या जितना हाइट ये घट रहा है,
टी इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यहां पे लिक्विड पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो सरफेस टेंशन, और आर इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, आर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। तो इससे तुम ये पता कर पाओगे कि हाइट इसमें कितना बढ़ रहा है या हाइट इसमें कितना घट रहा है। ठीक है, तो कैपिलरी का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर कांटेक्ट एंगल के बारे में भी आ जाता है डिस्कशन। कांटेक्ट एंगल के लिए बस इतना यहां पे रख सकते हो कि यहां पे कांटेक्ट एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है। कांटेक्ट एंगल मतलब लिक्विड और कैपिलरी के बीच का कांटेक्ट एंगल, और यहां पे कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री के बड़ा होता है। ठीक है, ये है कांटेक्ट एंगल। जिसमें कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा उसमें ना तो पानी ऊपर जाएगा उसमें, और ना ही पानी नीचे जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग क्लास में ही बात करेंगे। यहां पे अगर सवाल आ सकता है तो पॉसिबल इसी पे आएगा, इससे ज्यादा डीप तो नहीं जाएगा वो। ठीक है, सो इन फॉर्मूलेज को तुम ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा फिर एक पोर्शन ये आता है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी पे भी पिछले 5-6 साल में एक भी सवाल नहीं आया है, फिर भी मैं यहां पे तुमको बता दे रहा हूं। जो कॉमन चीजें जो है, सबसे कॉमन चीज वो है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस है ये और ये स्ट्रेन है। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर ये दोनों सेम ही चीज होता है, सेम एसआई यूनिट। और जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ये जो होता है ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर तुम ग्लास का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कार्बन स्टील का देखोगे तो आगे जाएगा, फिर इस टाइप से ऐसे होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पे क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। और जो ये वाला टॉप पॉइंट है, ये वाला जो टॉप पॉइंट है इसको बोला जाता है यील्डिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट। वहां से कर्व थोड़ा नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स यहां पे हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है स्ट्रेट लाइन, जैसे इस पोर्शन तक, इस पोर्शन तक, इस पोर्शन तक, इस पोर्शन तक, यहां पे कर्व को स्ट्रेट माना जा सकता है। तो ये जो स्ट्रेट वाला रीजन है इसको बोला जाता है इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन जहां पे हुक्स लॉ को लगाया जा सकता है, ये है तुम्हारा हुक्स लॉ। इलास्टिक रीजन में हुक्स लॉ को लगाया जा सकता है। सो हुक्स लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू ई, वेयर ई इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बोला जाता है इसको। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। ई इज यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यहां पर रख दिया, जो कि है फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स अपॉन एरिया, पी अपॉन एरिया नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ई इनटू डेल्टा बाई एल। डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ बाई एल। तो जो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ इंटू एल बाई ई इंटू ए। इतना तुम्हारा स्ट्रेन यहां पे लग जाएगा। सो ये जो हुक्स लॉ है ये सिर्फ इसी स्ट्रेट रीजन के लिए वैलिड है, इसके आगे ये हुक्स लॉ लगता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इसके आगे जो ये जो पॉइंट है, इसके आगे जब आगे बढ़ोगे तो उस रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। सो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है। इलास्टिक रीजन में अगर मान लो तुमने फोर्स लगा के खींचा है इसको, और इसी रीजन में फोर्स को 0 कर दिया, ड्रॉप कर दिया तुमने फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मतलब तुम खींचोगे और खींच के जब छोड़ोगे इलास्टिक रीजन में तो वापस नेचुरल लेंथ पे वो चला जाएगा। लेकिन एक बार ये रीजन क्रॉस कर गया और वो प्लास्टिक रीजन में आ गया, तो प्लास्टिक रीजन में आने के बाद अगर तुम फोर्स को 0 कर रहे हो तो वो फिर ओरिजिनल पे नहीं पहुंच पाता, कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो एक बार जो खिंच गया तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन।
और इलास्टिक रीजन इज जहां पे डिफॉर्मेशन नहीं आता, वो वापस नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें ध्यान रख सकते हो। इस पे सवाल अगर आएगा तो इसी पे आएगा, या तो फिर इस कर्व पे आएगा। ठीक है, सो वो जितने भी सवाल हमने लिए थे वो सारे के सारे फ्लूइड के ऊपर थे, फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर। तो उसमें 4 टॉपिक्स आए थे, फ्लूइड डायनेमिक्स, फिर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। तो ये जो चारों जो है ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अगला जो पार्ट है वो है एसएचएम एंड वेव्स। सो एसएचएम एंड वेव्स पे भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये जो देखेंगे हम लोग 2-3 सवाल यही बस यहाँ पे पूछा गया है, उससे ज्यादा नहीं पूछा गया है। हाँ, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। प्रीवियस स्लाइड तो खत्म हो गया यार। ये थैंक यू सर। ये पी नहीं है, एफ कर लेना उसको। ठीक है, एफ है वो। ठीक है, सो वेव में भी तुमको थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी, जैसे साउंड की प्रॉपर्टीज वो याद रखना। साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव नहीं होता। फिर साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, उसके लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड की जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है वो बस याद रखना वेव के लिए। इको फॉर्मेशन कैसे होता है, इको के बारे में 1-2 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे भी आगे अभी, बट जो बेसिक प्रॉपर्टीज है साउंड की वो तुम इसमें याद रखना। ठीक है, बाकी एसएचएम के बारे में मैं यहाँ पे एक सवाल अभी ले रहा हूं। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम स्नैपशॉट्स यूजिंग अ कैमरा आर टेकन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम हो रहा है और एसएचएम में बहुत सारे स्नैपशॉट्स लिए जा रहे हैं बिटवीन x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट एंड x इक्वल टू प्लस एक्स नॉट विथ ओरिजिन x इक्वल टू 0 एज द मीन पोजीशन। तो एसएचएम में एक मीन पोजीशन होता है और मीन पोजीशन के अबाउट ही वहां पे ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन मतलब सब कुछ समझते ही होंगे, जैसे सबसे आसान ऑसिलेशन है जो घड़ी के नीचे जो पेंडुलम होता है वो देखा होगा तुमने, वो मूव करता है इस तरीके से। तो जो उसमें सेंटर वाला पार्ट होता है वो सेंटर वाला पार्ट को ही हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। तो मीन पोजीशन से ऊपर, फिर वापस, फिर इधर, फिर इधर, ये होता है एसएचएम का सिचुएशन। मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करता रहता है। तो यहां पे भी वही बोला जा रहा है, x इक्वल टू 0 इज द मीन पोजीशन और माइनस एक्स नॉट से प्लस एक्स नॉट के बीच में इसका ऑसिलेशन हो रहा है। तो बीच में अगर मान लो ये मीन पोजीशन है तो यहां से ऐसे गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है यहां पे। ठीक है, हिस्टोग्राम ऑफ टोटल number of times of the particle is recorded about a given position, even number would most closely resemble। तो मीन पोजीशन बीच में है। ठीक है, तो इमेजिन करो जब वो एक्स नॉट गया और एक्स नॉट से वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर से वापस आया, तो एक साइकिल में क्या वो मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस कर रहा है? यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से यहां आया, फिर वापस यहां पे चला गया, एक साइकिल हो गया ये। तो एक साइकिल में क्या मीन पोजीशन 2 बार क्रॉस हुआ? और जो एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट है वो सिर्फ एक बार क्रॉस हुआ है। तो अगर फोटोग्राफी हो रही है तो किस पोजीशन का ज्यादा फोटोग्राफ्स तुमको मिलेंगे? किसके इवेंट्स ज्यादा हो रहे होंगे? मीन पोजीशन वाले के ज्यादा हो रहे होंगे और जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके कम हो रहे होंगे। तो इन सब में से सबसे करेक्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा है? बी। ठीक है, एक साइकिल में मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस किया जा रहा है, इस वजह से बीच वाला जो होगा वो सबसे एप्रोप्रिएट है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन इस तरीके से होता है। अब मैथमेटिकली तुमको यहां पे बस ये समझना है कि मैथमेटिकली एसएचएम का कंडीशन क्या होता है। सो मैथमेटिकली हम एसएचएम तब बोलते हैं
जब किसी भी बॉडी पे फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर माइनस के एक्स के बराबर है, वेयर के इज सम कांस्टेंट, एक्स मतलब तुम्हारा पोजीशन, और माइनस का मतलब यह है कि वो रीस्टोरिंग फोर्स है, मीन पोजीशन की तरह वो रीस्टोर करा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने तुमको मोशन दिखाया, इस तरीके से मोशन हो रहा है। अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इस पे पीछे लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इस पे इधर लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ। सो निगेटिव साइन मतलब ये रीस्टोर करा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। तो किसी भी बॉडी में फोर्स का अगर एक्सप्रेशन इस तरीके का है तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट बॉडी इज इन एसएचएम। सिर्फ यही सिंगल कंडीशन है एसएचएम का, लीनियर एसएचएम का। तो इसको तुम सॉल्व करोगे आगे, फोर्स को लिखोगे जब डिफरेंशियल फॉर्म में, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को लिखोगे वी डी बाई डी एक्स, और वी डी बाई डी एक्स करके फिर आगे जब सॉल्व करोगे तो तुमको इक्वेशन मिलेगा यहां से x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये x में इक्वेशन मिलेगा तुमको। तो जो एसएचएम का जो पोजीशन है वो पोजीशन इस फॉर्म में आता है, वेयर एक्स नॉट इज मीन पोजीशन, एक्स नॉट जो है एक्स नॉट इज मीन पोजीशन। जैसे इस केस में ओरिजिन तुम्हारा मीन पोजीशन है, तो अगर मान लो मैं इक्वेशन फ्रेम करता तो यहां पर एक्स नॉट 0 रख देता मैं, ठीक है। सो एक्स नॉट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। एक्स इज योर जनरल पोजीशन, जनरल एक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो है ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। सो एम्पलीट्यूड दिया जाता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो गैप है उस लेंथ को। जैसे यहां पे देखो x इक्वल टू 0 तुम्हारा मीन पोजीशन है और x नॉट तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन है एक तरफ का। इसका मतलब x नॉट विल बी योर एम्पलीट्यूड, ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, गैप बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। साइन तो साइन, ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो होता है ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। सो ओमेगा को हम लोग ये लिख सकते हैं कि ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ के बराबर है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। साउंड वेव में भी फ्रीक्वेंसी आता है, ये सबको पता ही होगा। जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देते हैं वी लैम्डा से, मतलब वी लैम्डा इज इक्वल टू एफ लिखते हैं ना हम लोग, जो वो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी की बात यहां पे हो रही है। सो वही वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा के टर्म्स में ऐसे रिलेट कर सकते हैं। टी इज द टाइम और फाई जो होता है, फाई होता है इनिशियल फेज एंगल, ठीक है। तो इस इनिशियल फेज एंगल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फेज एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। बट इसके लिए बस इतना याद रखो कि फाई जो होता है वो इनिशियल फेज एंगल होता है, जिसमें मीन पोजीशन का जो फेज एंगल होता है वो होता है 0, एक्सट्रीम पोजीशन का होता है इधर π/2, फिर जब इधर से वापस लौटोगे तो ये पाई, इधर आओगे तो ये -3 π/2, और जब ये वापस लौटोगे 3 π/2, और जब ये वापस लौटोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई। सो 0 से स्टार्ट होकर के फेज एंगल चलता है π/2, देन पाई, देन 3 π/2, देन 2 पाई, फिर से सर्कल स्टार्ट, फिर 0 से फिर से स्टार्ट होगा, फिर π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। ये फेज एंगल का कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन आएगा भी तो बेसिक इक्वेशन पे ही आएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा एक्स नॉट का एक्सप्रेशन इस तरीके से तुमको मिलेगा एसएचएम का। इस एक्स के एक्सप्रेशन से हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं। सो उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स को तो वेलोसिटी तुमको मिलेगा ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो वेलोसिटी और एक्स में डायरेक्ट रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर।
वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। सो ये रिलेशंस बस तुम ध्यान रख सकते हो, ये है तुम्हारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन और पोजीशन का एक्सप्रेशन एसएचएम में। ठीक है, हाँ इसके बाद आता है एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो एनर्जी का एक्सप्रेशन एसएचएम के अंदर अगर हम बात करें तो एसएचएम में जो एनर्जी होगा वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम देते हैं हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर से, वेयर के इज द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हम लोग एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू डालोगे और वी की वैल्यू डालोगे तो ये टोटल जो है हाफ के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, वेयर के वही सेम कांस्टेंट और ए है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। सो एनर्जी एसएचएम में हमेशा कांस्टेंट होती है, हर पॉइंट पे एनर्जी इज कांस्टेंट इन एसएचएम। ये जितना भी ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन के हर एक पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। सो इस पे आते हैं, ये दिया जा रहा है कि पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, इज गिवन बाय के एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू फॉर एक्स लेस देन जीरो, एंड यहां पे भी के है के एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई टू फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अपने को ये बताना है कि कौन सा ग्राफ यहां पे सही है टाइम पीरियड वर्सेज एनर्जी में। ठीक है, तो टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, इसमें जो तुम्हारा ये है एसएचएम है 2 पाई बाय ओमेगा। सो इसको अपन आगे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, ये तुम्हारा टाइम पीरियड चलता है एसएचएम में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा था ना, सो एक्स का कोफिशिएंट दैट इज के, सो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये तुम्हारा टाइम पीरियड होगा लीनियर एसएचएम के केस में। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड और एनर्जी के बीच में क्या एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे यहां पे। सो अगर मान लो मैं एक्स इक्वल टू लेस देन जीरो का एक्सप्रेशन ले रहा हूं, ठीक है, तो एक्स को माइनस ए रखो, एक्स को माइनस ए रखोगे तो देखो यहां पोटेंशियल जीरो आ रहा है, पोटेंशियल जीरो आ रहा है, और माइनस ए से उधर जाओ, अगर मान लो 5a रखो, माइनस 5a, तो माइनस 5a रखने पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 25 के स्क्वायर बाई टू, 25 के स्क्वायर बाई टू मतलब इस एनर्जी से बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है। वैसे ही राइट साइड में देखो x इक्वल टू प्लस ए रखो, x इक्वल टू प्लस ए रखोगे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है, लेकिन a से आगे रखो 5a रखो, तो 5a रखोगे तो फिर से ये इस एनर्जी से काफी बड़ी एनर्जी आ रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर एसएचएम है तो a और माइनस ए के बीच में ही है, सिर्फ बड़े एनर्जी पे ये एसएचएम नहीं है, बड़े एनर्जी पे ये एसएचएम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग बीच में, मतलब बीच में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी, एसएचएम की तरह होगी लेकिन उससे आगे जब एनर्जी बढ़ाओगे तो वहां पे एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो बढ़ रही होगी। ठीक है, वहां पे एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो बढ़ रही होगी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है, इस एक्सप्रेशन में एक छोटा सा कैच ये है कि अगर मान लो तुम यहां पे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखोगे, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अगर रखोगे यहां पे, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अनडिफाइंड होने का मतलब ये है कि जो ऑसिलेशन हो रहा है अब, वो ऑसिलेशन भी अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ऑसिलेशन अगर अनडिफाइंड है तो मतलब टाइम पीरियड भी अनडिफाइंड है। सो टाइम पीरियड अगर अनडिफाइंड है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं फिर कि उसका टाइम पीरियड जो होगा वो फिर से कुछ वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, फिर से उसका कुछ वैल्यू होल्ड करेगा, मतलब अनडिफाइंड कंडीशन में ही, सब कुछ इंफिनिटी इंफिनिटी में ही चल रहा है तो कुछ ना कुछ होल्ड करेगा। वो होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये है उसका जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी बड़ा होकर के वापस से घटेगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी इनफाइनाइट हो रहा है। टोटल एनर्जी के साथ साथ टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो कुछ पोर्शन में एनर्जी कांस्टेंट है, फिर एनर्जी बढ़ के घट रही है, फिर वापस से एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो रही है।
सो इसमें से सबसे बेस्ट ग्राफ जो है वो ये वाला ग्राफ दिख रहा है, इस वजह से आंसर सी होगा। ठीक है, यहां पे बस एक यही छोटा सा कैच है। ठीक है, मतलब ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जब ऑसिलेशन, एसएचएम ये सब जब पढ़ेंगे तो इस टाइप के सवाल जो है तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये जो था ये तुम्हारा डिफिकल्ट वाले साइड का क्वेश्चन था, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बट वही है कि अगर हो पाए तो हो पाए, और ना हो पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ये लास्ट सवाल लेते हैं एसएचएम पे। सो एसएचएम का ये जो है ये पेंडुलम के ऊपर सवाल है। सो पेंडुलम का भी टाइम पीरियड तुम याद रख लेना, ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। सो यहां पे सिंपल सा इसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लो क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट सिंपल पेंडुलम टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड एज 63.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ की वैल्यू है 63.2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द पेंडुलम बॉब इज 2.256 सेंटीमीटर। द स्टूडेंट शुड टेक द लेंथ ऑफ द पेंडुलम टू बी। अच्छा नहीं, ये इसका सवाल आई थिंक नहीं है। डायमीटर ऑफ द पेंडुलम बॉब क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है ना, ये इसका सवाल नहीं है, ये एसएचएम का सवाल नहीं है, ये कहीं और से आ गया है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर जो है दिया जा सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक यहाँ पे ऐसे एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पेंडुलम बॉब है। तो इसका जो लेंथ है ये 63.2 सेंटीमीटर है, और जो इसका डायमीटर है वो डायमीटर है 2.256 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पेंडुलम का लेंथ कितना लिया जाए। तो सवाल सिंपल सा ही है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ लोगे, सिंपल, इसको डिवाइड कर दो बाई 2 से और इसको इसके साथ जोड़ दो। 63.2 प्लस 1.1 ये तुम्हारा रोटेशनल मतलब एंगुलर एसएचएम का पार्ट है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर तक जो तुम्हारा डिस्टेंस आता है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जो तुम्हारा बॉब का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां तक जो डिस्टेंस आता है वही वाला तुम्हारा लेंथ कंसिडरेट होता है। इसके बाद फिर तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो यहां से 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसका तो यूज आया ही नहीं, इसका यूज कहीं पे आया ही नहीं। सो सिंपली तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है, 63.2 प्लस 1.128 मतलब 64.3.28 मतलब करेक्ट आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर है, सिग्निफिकेंट डिजिट वाला पार्ट का आई थिंक ये क्वेश्चन है। सर 1.128 कैसा आया था? ये ऐड करने पे नहीं सर, 1.128 कैसा आया था? ये इसको डिवाइड बाई 2 करो ना, 1.12 और 8 ओके डायमीटर है। चलो ये सवाल है नहीं, फिर भी वो फॉर्मूला तुम याद रखना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी वाला। ठीक है, सो ये एक लास्ट सवाल है जो वेव पे आया था। पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही सवाल आया है वेव पे, जो कि इको के ऊपर है। सो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि साउंड की प्रॉपर्टीज याद रखना, जो भी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ा है वो प्रॉपर्टीज तुम याद मतलब उसको छोड़ना मत। बाकी ये सवाल करते हैं, सवाल जो है इको के ऊपर है, सॉल्व होगा वही कैनेमेटिक्स से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ ए माउंटेन इज बीटिंग अ ड्रम एट द रेट ऑफ 40 पर मिनट। तो 40 पर मिनट से एक ड्रम को बीट किया जा रहा है, एंड ही हियर्स नो डिस्टिंक्ट इको। तो जब इस रेट से वो ड्रम बीट कर रहा है तो उसको कोई इको सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, इफ द पर्सन मूव्स 90 मीटर क्लोजर टू द माउंटेन ही हैज टू बीट द ड्रम
एट 60 पर मिनट टू नॉट हियर एनी डिस्टिंक्ट इको। फिर से क्या करता है, वो 90 मीटर आगे बढ़ता है और 90 मीटर आगे बढ़ने के बाद 60 मीटर पर मिनट से अब ड्रम बीट करता है। इस बार भी उसको इको नहीं सुनाई दे रहा है। सो इको नहीं सुनाई देने का मतलब क्या हुआ कि जिस समय वो बीट कर रहा है उसी समय इको वहीं पे पहुंच रहा है। मतलब बीट करने का इंटरवल और इको के पहुंचने का इंटरवल बिल्कुल बराबर है, तभी ऐसा हो सकता है कि उसको इको नहीं सुनाई दे रहा है, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो इसके अलावा और कोई दूसरा कंडीशन है नहीं। अगर जरा सा भी आगे पीछे हुआ तो उसको दो आवाजें सुनाई मतलब देना स्टार्ट हो जाएगा, एक इको वाला आवाज और एक उसका खुद का आवाज जो वो बीट कर रहा है। सो पहले केस में ये तुम्हारा माउंटेन है, मान लो आदमी यहां पे है, ये डिस्टेंस जो है मान लो डी है, तो इको को यहां से यहां वापस आने में टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा डी बाई वी प्लस डी बाई वी, डी बाई वी प्लस डी बाई वी। यहां से यहां इको वापस आ गया। ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल ड्रम का जो बीट है उसके टाइम इंटरवल के बराबर होना चाहिए। 40 बीट एक मिनट में वो मतलब निकाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल कितना हो गया, 40 बीट 60 मिनट में। तो एक बीट कितने मिनट में, 60 बाई 40 मिनट में। मतलब ये जो टाइम है ये 60 बाई 40 के बराबर है। इको का टाइम और बीट करने का टाइम ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब ये आदमी यहां से 9 मीटर 90 मीटर आगे बढ़ गया। 90 मीटर जब आगे बढ़ गया तो फिर से इको का इंटरवल बीट के इंटरवल के बराबर होगा। मतलब जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा कि d माइनस 90 बाई वी प्लस डी माइनस 90 बाई वी इज इक्वल टू 60 में 60 है इस बार, इसका मतलब 60 बाई 60। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको d की वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करके देखोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ 2d बाई वी है और यहां से भी एक d और v का रिलेशन है, इसको उधर डाल देना या उसको इधर से इधर ले आना। ऐसे बहुत सारे सवाल हुए हैं क्लास में। ये तुम्हारा इको का सवाल था। इसी टाइप के सवाल फिर सोनार के भी बनते हैं। सोनार तुम्हें पता होगा, जो तुम्हारा बोट होता है वो नीचे एक सिग्नल भेजता है ये जानने के लिए कि पानी का डेप्थ कितना है। तो सोनार भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वो उसका सवाल भी इसी की तरीके से होगा। ठीक है, इसमें बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं ये बता दे रहा हूं, इस पे भी अभी तक कोई भी सवाल कभी पूछा नहीं गया है। ये है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट एक भी सवाल अभी तक नहीं आया, फिर भी ये मैं बता दे रहा हूं क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट में दो चीजें हैं, एक तो है सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है f0 फ्रीक्वेंसी से, और दूसरा ऑब्जर्वर जो इस साउंड को सुन रहा है वो सुन रहा है f फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो f और f0 के बीच में ये रिलेशन है, f0 इंटू वी प्लस वी माइनस प्लस माइनस वी नॉट बाई वी माइनस प्लस वी एस। ठीक है, सो v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, देखो v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सो डॉपलर इफेक्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में अगर मान लो मोशन हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे जा रहा है, मतलब दोनों के दोनों जो है वो कुछ मोशन में है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये बना रहा है साउंड उस फ्रीक्वेंसी से ये नहीं सुनेगा, कुछ अलग सुन सकता है। f विल नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू f0, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोगे तुम इस रिलेशन से, f इज इक्वल टू f0 v प्लस माइनस वी नॉट बाई वी माइनस प्लस वी एस से। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है वो लिखा है यहां पे। ठीक है, वी नॉट जो है इसका वेलोसिटी है और वी एस जो है सोर्स का वेलोसिटी है। तो यहां पे प्लस तब आएगा व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तब यहां पे तुमको प्लस लेना है, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, जब ये ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम जा रहा है तब उसके लिए तुमको माइनस लेना है।
तो ऊपर का काम खत्म, नीचे के लिए माइनस तब लेना है व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तब इधर माइनस आएगा, और प्लस तब लेना है व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सो ये डॉपलर इफेक्ट, इसमें भी सवाल जब आएगा तो डायरेक्ट सवाल ही होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल जाता है, यही है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये वीडियो में तुम देख लेना। ठीक है, यही है तुम्हारा एसएचएम वेव और फ्लूइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो सिग्निफिकेंट डिजिट वाला था उस पर एक बार वापस से आ जाते हैं। ये वाला जैसे था, ये सिग्निफिकेंट डिजिट का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझको। आई थिंक इसका आंसर जैसे हमने ये निकाला था 63.2 और 1.128, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 64.328। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो हम लोएस्ट नंबर वाले को लेते हैं, जब दो डेसिमल के बाद वाले नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो जो लोएस्ट वाला होता है उसको कंसिडर करते हैं। तो लोएस्ट वाला जो है वो ये है, 3 है डेसिमल, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 3 सिग्निफिकेंट है तो मतलब यहां पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट हम लेंगे। सो करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ना कि वो वाला। ये सिग्निफिकेंट डिजिट का ही क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, सो यूनिट एंड डायमेंशन में सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकाला जाता है, इसके 3-4 रूल्स तुमने पढ़े होंगे, वो रूल्स एक बार वापस से देख लेना। ये 11th में भी हो गया है और तुम्हारे में भी हो गया है। ठीक है, सो उन डिजिट्स को वापस से देखना और उस पर सवाल हो सकता है ऐसे। ठीक है, सो अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर देखेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर देखेंगे, और पहले इन दोनों पे देखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का देखेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में बस एक ऑप्टिक्स तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, बाकी जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब जो टॉपिक्स है इसमें भी ऐसे गिने चुने सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, कुछ एक आध डिफिकल्ट सवाल रहेंगे जरूर, बट मोस्टली बेसिक सवाल ही हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।